ईद उल मिलादुन नबी आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि जो मुसलमान सड़क पर ईद उल मिलादुन नबी के नाम पर डीजे बजा रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से कौम का मजाक दूसरे बना रहे हैं और बनाएंगे, उम्मीद है कि ये मुसलमान नमाज भी पढ़ते होंगे। मैं ईद उल मिलादुन नबी की आप तमाम भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूं और अपील करता हूं कि ऐसा काम ना करें जिससे हमारा और हमारे दीन का मजाक बने। मेरे दोस्तों, कुछ भी आप करें खुद में और उनमें फ़र्क रखें। ऐसा काम ना करें जिससे हमारा मजाक बन जाए। दोस्तों, पिछले कई दिनों से चाइना ईरान के बारे में खुल कर बोल रहा है, ईरान का साथ दे रहा है। जब से अमेरिका ने ऐलान किया है कि हम ईरान पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और जो ईरान के साथ बिजनेस करेगा हम उस पर भी पाबंदी लगा देंगे। चाइना ने साफ कहा था, बल्कि 5 दिन से तो मैं ही बता रहा हूं, चाइना ने कहा है कि इस पाबंदी को हम नहीं मानेंगे। ये जो पाबंदी अमेरिका ने लगाई है ईरान पर, ये गलत है, ये पाप है, गुनाह है। किसी देश को इस तरह से दबाना ठीक नहीं है और ये जो वॉर शुरू करी है, इकोनॉमिकल वॉर, इससे हम सहमत नहीं हैं। अभी तक तो चीन यही कह रहा था। आज चीन के सरकारी प्रवक्ता, ये देखिए, चीन के सरकारी प्रवक्ता ने अमेरिका को धमकी दे दी है और कह दिया है कि चाइना अमेरिका के इल्लीगल ये जो बैनिंग सिस्टम उसने शुरू किया है, हम पूरी तरह से उसका जवाब देंगे। अगर ईरान के साथ हमारे रिश्ते ख़राब करने की कोशिश की और हमारे कामकाज पर असर हुआ अमेरिका की पाबंदियों की वजह से, तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान का पाबंदियों की वजह से जो नुकसान हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन ईरान के जुमलों में, ईरान के एटीट्यूड में कोई नरमी नहीं आई है। ईरान के ऑफिशियल ने कहा कि अमेरिका की फ़ौज और अमेरिका का कोई भविष्य मिडिल ईस्ट में अब नहीं होगा। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने सबसे बड़ी धमकी दे दी है। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर अमेरिका ने ये इकोनॉमिकल वॉर जारी रखा तो हम अपने जंग का स्तर बढ़ा देंगे, बैटलफील्ड को बढ़ा देंगे और अमेरिका पछताएगा। साथ ही ईरान ने अब यह ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम किसी भी मिलिट्री जहाज को गुजरने नहीं देंगे। इसके अलावा जो टैंकर गुजरेंगे वो हमारी परमिशन से गुजरेंगे, हमारे बताए दिए गए रास्ते से ही गुजरेंगे। ईरानियन ऑफिशियल ने तो ईरान के टीवी चैनल पर बैठकर भाई खतरनाक बात बोल दी है। उन्होंने कह दिया कि हम क्यों इंतज़ार करें कि अमेरिका हमला करेगा, हम पहले भी तो हमला कर सकते हैं। हॉर्मुज बंद था, बंद है और बंद रहेगा, और हमें खतरा महसूस होगा तो हम अमेरिका पर पहले हमला कर देंगे। हॉर्मुज खुला हुआ नहीं है, ज़ाहिरन वो पूरी तरह से बंद है, लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से तेल निकाला है, टैंकर निकाला है, वो उसकी मैं एक तस्वीर दिखा देता हूँ। इस कोलाज में हर एक फोटो के अंदर 2 जहाज, 2 टैंकर आजू बाजू में खड़े हैं। तो अमेरिका कैसे निकाल रहा है, जैसे हॉर्मुज के दूसरे इलाके से, दूसरे हिस्से से कोई टैंकर आया खाली, हॉर्मुज को जैसे तैसे क्रॉस किया, किनारे किसी जगह पर सेफ जगह पर खड़ा हो गया, और जो तेल वाला टैंकर है वो आता है, उस खाली टैंकर के बराबर में खड़ा होता है, खाली टैंकर में वो तेल ट्रांसफ़र कर रहा है और फिर वो जहाज़ आगे बढ़ रहा है। तो ये तमाम जो मैंने कोलाज बनाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अमेरिका इस तरह से हॉर्मुज से तेल को निकाल रहा है। इधर से जहाज़ लेकर आया, इधर जहाज़ खड़ा हुआ था, समुद्र में ही ट्रांसफ़र किया, इस जहाज़ को अमेरिका निकाल कर ले गया। तो इस तरह से कितनी मेहनत अमेरिका को करनी पड़ रही है कि दूसरे देश नाराज़ ना हो अमेरिका से कि तुम कह रहे हो हॉर्मुज खुला हुआ है और हमारे टैंकर और हमारे तेल रास्ते में ही फंसे हुए हैं। तो देखिए, अमेरिका मेहनत तो खूब कर रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि हमारा कोई प्लान नहीं है ईरान पर हमला करने का। हमारा पूरा जो फोकस है, ध्यान है हमारा उस पर है कि ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल सैंक्शंस, पाबंदियां लगाई जाएं। अब दोस्तों, अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर, वॉर मिनिस्टर, विदेश मंत्री कुछ भी कहे, लेकिन भरोसा नहीं करना अमेरिका पर।
जैसे ही इनके पास हथियारों का इंतजाम होगा ये ईरान पर हमला करेंगे। तमाम इकोनॉमिकल पाबंदियों के बावजूद ईरान का बयान अब ये है इन तमाम चीजों पर कि हम अमेरिका के प्रेशर में नहीं आएंगे और अमेरिका से जंग के लिए हम तैयार हैं। दोस्तों, उधर अभी कुछ दिन हफ्ते भर पहले तक गुलाबी सुअर ने क्या कहा था? ईरान हमसे बात कर रहा है, बात करने के तड़प रहा है, वो डील करना चाहता है। अब अमेरिका के ऑफिशियल ने क्या कहा है, सरकार ने क्या कहा है कि ईरान से बात करने की कोई दिन, तारीख, समय कुछ तय नहीं है। ईरान से कोई हमारी बातचीत शेड्यूल नहीं है। ईरान के एनर्जी मिनिस्टर ने ऐसी बात ईरानियन टीवी चैनल पर बैठकर बोली है कि तमाम ईरान और ईरान के समर्थकों के दिल को सुकून मिल गया है। ये चैनल है, एंकर महिला है और आपके सामने जो व्यक्ति नजर आ रहा है ये ईरान का एनर्जी मिनिस्टर है। इन्होंने कहा है कि हमारे पास बहुत सारे पावर प्लांट हैं, बहुत सारे, दुश्मन को पता भी नहीं है। सो अगर दुश्मन पूरी ताकत से हम पर हमला करके हमारे मैक्सिमम पावर प्लांट को उड़ा दे एक लंबी जंग करके, तब भी हमारे पास बिजली खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास पावर प्लांट उसी हिसाब से काफी सारे हैं। एक बार फिर से जब आसिम मुनीर ईरान का जवाब सुनकर वापस चले गए और ईरान ने अमेरिका से बातचीत करने को मना कर दिया, तो कतर और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों से ईरान के अधिकारियों ने अब दोबारा फोन पर बात की है। अमेरिका की मैगजीन अखबार द अटलांटिक काफी जाना माना अखबार है। ये देखिए क्या छापा है। छापा ये है जी कि कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को सबसे महंगा लग्जरी जहाज दिया, बदले में डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की इकोनॉमी को पूरी तरह से गिरा दिया। यानी द अटलांटिक अमेरिकी अखबार भी कह रहा है कि जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति की पूरी गुलामी की, अमेरिका उस तक को नहीं बचा पाया। यमन की सरकार ने बड़ा ऑपरेशन चलाया, बड़ा हमला किया, जिसमें हुतीस के 30 से 35 लोगों के मारे जाने की खबर है। अपने क्राइम से बाज कहां आ रहा है इजराइल? इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर फिर बड़े हमले किए हैं, रोज कर रहा है। गाजा की आई हुई पतंगों से घबरा रहा है इस्राइल, और इस्राइल ने हमास को धमकी दी थी कि भाई ये जो तुम्हारे इलाकों से, गाजा के कैंप से पतंगे जो आ रही है इसे बंद करो वरना हमला करेंगे। अब अमेरिका ने जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है अरब देशों के साथ, हिजड़ों के साथ मिलकर, उस गाजा के बोर्ड ऑफ पीस ने हमास से कहा है कि इन पतंगों पर कंट्रोल करो, ये इस्राइल के इलाकों में ना जाएं। उधर गजा के हेल्थ मिनिस्टर ने जानकारी दी है कि गाजा के अंदर हालात इतने ज़्यादा मेडिकल कैंप और अस्पतालों के भी ख़राब हैं कि अब ऑक्सीजन ख़त्म होने वाला है। गाजा में ऑक्सीजन की अस्पतालों में कमी है। इस्राइल ने गाजा के ऊपर ड्रोन उड़ाया और मासूमों को निशाना बनाकर 3 गाजा के लोगों को कत्ल कर दिया। हजरात, स्वीडन के मुंह पर थूकते हुए स्वीडन के 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गाजा के इलाके में जाने की कोशिश कर रहे थे। इस्राइल ने उन्हें गाजा के इलाकों में जाने से रोक दिया। नेदरलैंड पूरी तरह से गजा के साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा ऐसे तमाम देशों का जहां मुस्लिम देश के हिजड़े गाजा पर खामोश हैं, नेदरलैंड जैसे गैर मुस्लिम देश बोल रहे हैं। नेदरलैंड ने पहले क्या किया, जो यूरोविजन था, जो एक समझ लीजिए कि खेल होता है यूरोप का, सिंगिंग का कंपटीशन और कई तरह के कंपटीशन, उसमें इस्राइल भी है। तो नेदरलैंड ने कह दिया क्योंकि इस्राइल है सो हम नहीं खेलेंगे, वो यूरोविजन से बाहर आ गया। इसके बाद नेदरलैंड ने तैयारी कर ली और ऐलान कर दिया कि जो सेटलमेंट का इलाका है, जहाँ जहाँ फ़िलिस्तीन में इस्राइल का कब्ज़ा है और इस्राइल ने वहाँ अपनी कंपनी बना दी है, हम अब उनका बाइकआउट करेंगे, उनको बैन करेंगे। जिसके बाद इस्राइल इतना किलस गया कि इस्राइल ने नेदरलैंड के अधिकारियों को अपने मुल्क से निकाल दिया। गाजा पीस कीपिंग एक चैम्बर बनाया हुआ था जहां पर नेदरलैंड के लोग थे, ऑफिशियल थे, जो गाजा की सिचुएशन पर नज़र रख रहे थे। इस्राइल ने किलस के उनको भी वहां से निकाल दिया। अभी कुछ दिन पहले भारत की पूरी टीम, हिंदुस्तान की पूरी टीम, मोदी जी की टीम
फिलिस्तीन गई थी, फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, अस्पताल खोलने की बात की थी, तमाम चीज़ें भारत ने की। और मैंने स्पेशली इस चीज़ को हाईलाइट किया था, UNRWA की जो बिल्डिंग है, भारत के अधिकारियों ने उसी जगह मीटिंग की है। और मैंने कहा था इजराइल इससे किलसेगा। उसकी किल्सन इतनी ज़्यादा हुई कि उसने जेरूशलम में UNRWA की उसी बिल्डिंग पर हमला करके पूरी बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया है, पूरी बिल्डिंग पर। अभी लास्ट मीटिंग भारत की वहाँ हुई थी, भारत के एक्सपर्ट्स वहाँ गए थे, भारत के अधिकारी वहाँ गए थे, कब्जा कर लिया है। जिसके बाद UN के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने इसराइल के इस कांड की निंदा की है। गाजा के अंदर मदद पहुंचाना कितना मुश्किल है, वहाँ ब्लैक मार्केटिंग अलग हो रही है, 5 रुपए की चीज़ 15 रुपए की मिल रही है, ये तमाम चीज़ें हो ही रही हैं। लेकिन ये देखिए, जो गाजा के अंदर मदद वाले ट्रक जा रहे थे, ठीक है, उनको इजराइल के सेटलर्स ने रोक दिया है, जाने नहीं दे रहे हैं। इसमें इजराइल के सेटलर्स की मदद वहाँ आप देख रहे हैं तस्वीर में, लोकल पुलिस वाले भी, यानी इजराइल के पुलिस वाले भी कर रहे हैं मदद। गाजा के अंदर ये यहूदी जाने नहीं दे रहे हैं, ये यहूदियों की सच्चाई। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियन मॉन्यूमेंट की देखिए तोड़ दिया है। यानी ये समझ लीजिए, आप और हम पैदा भी नहीं होंगे, हमारे बाप दादा भी पैदा नहीं होंगे, तब कि ये इस्लाम और फिलिस्तीन से जुड़ी हुई यादें हैं, उनको इस्राइल ने मिटाया ही है। लेकिन आप ये देखिए, यहूदी आज भी उन मॉन्यूमेंट्स को तबाह कर रहे हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा, मदद करने का अगर मन में ख्याल आए, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। ये देखिए, इस बारकोड फिर कह रहा हूँ कि हो सकता है काम ना करे, लेकिन अकाउंट टू अकाउंट आप NEFT करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि गाजा में हम थोड़ी बहुत मदद कर सकें, जितनी हम कर सकते हैं उतनी तो कर सकें। बहरहाल ये सीरिया का हाल है। सीरिया के अंदर द्रूज जो कम्युनिटी है वो इसराइल को पूरा सपोर्ट करती है। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कहा है बीच में कि इसराइल को हमारे सीरिया पर कब्जा करना चाहिए। जाहिर सी बात है, वो रैली निकाल रहे हैं जिसके अंदर नेतन्याहू की तस्वीर है, दूसरे आतंकवादियों की तस्वीर है, इसराइल का झंडा सीरिया में लहरा रहे हैं। और ये कम्युनिटी, द्रूज कम्युनिटी सीरिया की ही है, सीरिया में रहती थी। तो आप सोचिए, ये कौन करवा रहा है? ये नेतन्याहू ही तो फंड करके करवा रहा है, क्योंकि उसे सीरिया पर भी कब्जा करना है। अब सीरिया के अंदर जो द्रूज कम्युनिटी है, उनके जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, उन्होंने ये तक कह दिया है कि हम द्रूज के लोग इसराइल का पार्ट हैं। احنا كموحدين كدروز جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. بنوجه التحية لكل الشعوب اللي وقفت معنا، وبالأخص شعب دولة إسرائيل بكافة مكوناته طبعا. ولكن الدروز ما لهم جميلة إذا وقفوا معنا، لأنه نحن وياهم نعتبر حالنا عائلة واحدة. ولكن أنا أقول كدولة إسرائيل بمكونة، لأنه أثبتت لنا أنه فعلا دولة مؤسسات، دولة علم وحضارة، دولة بناء إنسان بالشكل الصحيح، دولة بأن सोचिए, सीरिया के माउंट हेब्रोन पर कौन पहुंचा है? इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर। और वहां खड़े होकर कहता है कि हम सीरिया के इलाकों से कभी नहीं निकलेंगे, जब भी जोलानी माउंट हेब्रोन पर देखेगा उसे हम नजर आएंगे। तो आपके ताकतवर हुस्सी है ना, पसंदीदा हिजड़ा पालतू कुत्ता जोलानी, इसकी औकात नहीं हुई कि कुछ बोल सके। पता है क्या बोला है सीरिया की सरकार ने? हम इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर का ऐसे बयान का जो है हम निंदा करते हैं। इनकी छाती पर चढ़ रहा है इसराइल, और ये निंदा के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसराइल के अधिकारियों का कहना यह है कि जो तुर्की का प्लान था सीरिया में तैनात होने का, फिलहाल के लिए तुर्की ने वो प्लान छोड़ दिया है। यानी ये भी तुर्की का हाल देखिए, कितना फट्टू है तुर्की। यही होता है जब आप कातिलों से हाथ मिला लेते हैं, अंदर ही अंदर आप इसराइल से हाथ मिलाकर इसराइल को टैंकर भेज रहे हैं, इसराइल को बिजली दे रहे हैं, इसराइल को खाना पानी दे रहे हैं, तो भाई साहब तुम्हारी करनी और कतनी में तो कुछ और है, झोल है भाई पूरा। बस इतना ही कहूँगा कि इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई ऐसा काम मेरे भाई मत करो, मत करो, मत करो जिससे हमारा मजाक उड़ाए। सबील लगाओ, इबादत करो, रैली निकालनी है खूब रैली निकालो, लेकिन जो काफिर करते हैं वो तुम मत करो। ये फितना मत फैलाओ।
डीजे का क्या मतलब है ईद उल मिलादुन नबी में? एक नात है, नात को एडिट किया गया है, एडिट करके बीट ऐड की गई है, नात सुनाई नहीं दे रही, बीट सुनाई दे रही है, लोग नाचेंगे आज थप्पड़ थप, हे या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह कह के नाचेंगे लोग। ऐसी बहुत सारी वीडियोस वायरल हैं। और ये तमाम लोग जो आज मतलब ईद उल मिलादुन नबी माशाल्लाह मना रहे हैं और डीजे के आगे नाचेंगे, कूदेंगे, अलग अलग हरकतें करेंगे, उनको पकड़ के पूछ लेना कि अपने मोहल्ले की मस्जिद में आखिरी बार कब गए थे। ईद बकरीद के नमाजी हाँ आज बहुत बड़े वाले बन जाएंगे, लेकिन उनके ईमान में और दूसरे लोगों के ईमान में फर्क नजर आएगा। एक बिल्कुल अंधभक्तों की तरह नाच रहे होंगे। भाई पहले ही हमारा मजाक बनाया जाना शुरू हो चुका है, तो हम ऐसे काम क्यों करें? मेहरबानी करके ऐसा काम मत कीजिएगा। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।